ना एक दो बातचीत नहीं, सामने देखिए। प्यारे विद्यार्थियों, बीए फर्स्ट सेमेस्टर के सभी छात्र छात्राएं, हम आज विशेषकर हड़प्पा सभ्यता और वैदिक काल से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। जो आगामी आपकी 28 जनवरी से जो पेपर शुरू है, स्कीम भी आ गया है, तो उसमें इतिहास विषय से संबंधित आप लाभान्वित हो सकते हैं। और आने वाले भविष्य में अगर आप इसमें से कोई टीचर बनना चाहता है, टीजीटी, पीजीटी या असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहता है, उसमें भी ये आपको काम आएगा। और साथ साथ जीएस में जब भी कोई कंपटीशन देते हैं, चाहे बैंक का हो, चाहे रेलवे का हो, चाहे पुलिस विभाग का हो, चाहे लोअर सबऑर्डिनेट हो, पीसीएस हो, जितनी आपकी बौद्धिक क्षमता है उसी हिसाब से वो आगे बढ़ सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि किसी भी परीक्षा देंगे समान अध्ययन का क्वेश्चन आता है। समान अध्ययन क्वेश्चन में आप जानते हैं कि इतिहास काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और भूगोल होता है, साइंस होता है। आजकल वर्तमान समय में पर्यावरण और कंप्यूटर से सवाल ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, तो इससे भी आने वाले समय में आप लाभान्वित हो सकते हैं। आइए आज क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, जिसने मैंने हड़प्पा सभ्यता डिटेल से पढ़ाया, लगभग 1-1.5 महीना हड़प्पा सभ्यता, 2 से ढाई महीना लगभग वैदिक काल पढ़ाया। सबसे ज़्यादा डिटेल में अभी तक के जीवन में सबसे ज़्यादा आप ही लोगों बैच को मैंने पढ़ाया लिखाया। अब अगर आप न लाभ उठा पाएँ तो मेरा आप दोष नहीं है। पूर्ण विकसित हड़प्पा सभ्यता लगभग कितनी शताब्दियों तक जीवित रही? 4 शताब्दियों तक, 6 से 7 शताब्दियों तक, 5 शताब्दियों तक, 3 से 4 शताब्दी तक। शताब्दी का मतलब क्या होता है? शताब्दी, एक शताब्दी में कितने वर्ष होते हैं? 100 वर्ष। शताब्दी को क्या कहते हैं? 100 वर्ष। 100 वर्ष को एक शताब्दी कहते हैं। तो ये कितने वर्ष तक जीवित रही? मतलब हड़प्पा सभ्यता लगभग कितनी शताब्दियों तक जीवित रही? 4 से शताब्दियों तक, 6 से 7 शताब्दियों तक, 5 शताब्दियों तक, 3 से 4। बताएं, आप बताएं, बताओ, तुम बताओ, खड़े हो गए। हाँ बताओ, कितने साल हो गए? हम 6 से 7 शताब्दियों तक में कितने वर्ष हो गए? शताब्दी तुम्हें हमें नहीं मालूम, बताओ। चलो तुम बताओ, पीछे कितने वर्ष हुए? बताइए, आप बताइए। तो 6 से 7 शताब्दियों तक लगभग कितने हुए? एक वर्ष में 100 साल, तो 600 वर्ष वैसे सीधे हो गया। और 600 से 700 वर्षों के बीच की ये घटना है, ऐसे इतिहासकारों ने माना, अधिकांश इतिहासकारों ने। तो जानो भाई, शताब्दी का मतलब 100 वर्ष को एक शताब्दी कहते हैं। बैठ जाओ। तो अब नहीं जानोगे तो कब जानोगे, बताइए। कच्ची ईंटों का अन्नागार, कच्ची अन्नागार किस हड़प्पाई नगर से मिलता है? अन्नागार क्या होता है? जिसमें अनाज रखा जाता है। तो कच्ची ईंटों का अन्नागार मतलब वो जो ईंटा था, पकाया नहीं गया था धूप में, या वहाँ पे जिस प्रकार से आज भट्ठे, जैसे भट्ठे की कल्पना आप करते हैं, उस टाइप का वहाँ नहीं था। लोग धूप में पका के ईंटे के जोड़ते थे उस समय, आज से 600-700 शताब्दियों पहले। तो कच्ची ईंटों का अन्नागार किस हड़प्पाई नगर से मिलता है? बनावली से, राखीगढ़ी से, कालीबंगा से, हड़प्पा से? बताएं। है? आप बताएं पीछे। श्री कालीबंगा से। और तुम बताओ पीछे। है? बताएं। तो कच्ची ईंटों का अन्नागार राखीगढ़ी से मिला है। और राखीगढ़ी की क्या खासियत है? राखीगढ़ी का और क्या खासियत है, बताएं। ये भारत में जितने भी स्थल खोजे गए हैं, सबसे बड़ा स्थल है। खास बात है, बड़ा स्थल है। भारत में खोजे गए सभी स्थलों में सबसे बड़ा स्थल है। इसका क्षेत्रफल सबसे बड़ा है। कांसे का कुत्ता, कांसे का कुत्ता किस हड़प्पाई नगर से प्राप्त होता है? लोथल से, आमड़ी से, कोटदीजी से, मोहनजोदड़ो से। कांसे का कुत्ता, कांसा धातु तो देखा ही होगा। तो कांसे का कुत्ता किस हड़प्पाई नगर से प्राप्त होता है?
लोथल से, आमरी से, कोरदीजी से, मोहनजोदड़ो से। बताएं। और कोई छात्र बताए पीछे। कुछ लोग 2 या 4 लोग बता रहे हैं, बाकी और सब लोग, सबको परीक्षा नहीं देना है क्या, कि सबको जॉब नहीं करना है? अरे तो आगे से यहाँ ना बोलो ना, ये शूट हो रहा, ये सब शब्द नहीं बोलो यहाँ पर, बातचीत नहीं, ये सब गलत बात नहीं है। अरे भाई कंपटीशन में तो आपको देना ही देना है, यहाँ किसी तरह निकल जाओगे तो आगे क्या होगा। कासे का कुत्ता किस हड़प्पाई नगर से प्राप्त होता है? मोहनजोदड़ो से। लोथल क्या है? बंदरगाह है। लोथल से और क्या खासियत है? यहाँ से श्रृंगार प्रसाधन के साक्ष मिले हैं, पाउडर मिला है, लिपस्टिक मिला है, शीशा मिला है, ये सब साक्ष मिले हैं, सिंदूर मिला है। तो मोहनजोदड़ो से और क्या मिला हुआ है? अन्नागार मिला ही है, और क्या मिला है? स्नानागार भी मिला है। किस नदी के किनारे है मोहनजोदड़ो? किस नदी किनारे है मोहनजोदड़ो? किस नदी? तो इसको जानिए, सिंधु नदी। जो नहीं जानते लिख ले, सिंधु नदी। किस नदी के किनारे है? हाय, किस नदी किनारे है मोहनजोदड़ो? सिंधु नदी। खोजकर्ता कौन है? राखालदास बनर्जी। तो राखाल दास बनर्जी। 3 क्वेश्चन इससे मिले आपको। कहाँ पे है, किस देश में है मोहनजोदड़ो? पाकिस्तान में है वर्तमान समय में। जिसको ना मालूम हो जान जाए, पाकिस्तान में है। खोजकर्ता राखालदास बनर्जी हैं। सिंधु नदी। लोथल कहाँ पे है? गुजरात में है। यहाँ से सबसे बड़ा बंदरगाह मिला था, है बंदरगाह है। श्रृंगार प्रसाधन के साचन है। अग्निकुंड भी मिला है कालीबंगा से, और लोथल से अग्निकुंड भी मिला है। किस विद्वान ने हड़प्पा सभ्यता में देवदासी प्रथा के प्रचलन के संकेत देते हैं? बताइए। जान मार्शल, केदारनाथ शास्त्री, वासुदेव शरण अग्रवाल, इनमें से कोई नहीं है। तो देवदासी प्रथा की शुरुआत वासुदेव शरण अग्रवाल देते हैं। बातचीत नहीं, वासुदेव शरण अग्रवाल। नाव अंकित मोहर किस हड़प्पाई स्थल से मिले हैं? नाव अंकित, नाव के साक्ष ज़्यादा डेवलप नहीं हुए थे, लेकिन थोड़े साक्ष मिले हैं। मोहनजोदड़ो से, लोथल से, कालीबंगा से, रोपड़ से। नाव तो देखा ही होगा, नहीं होगा तो जाइए, अयोध्या में इस समय चल रहा है रोपड़। तो नाव के अंकित मोहर मोहनजोदड़ो से मिले हैं। वेरी गुड। हड़प्पा से प्राप्त अन्नागार में कितने प्रकोष्ठ हैं? प्रकोष्ठ जान रहे हो ना, छोटे छोटे भाग। तो कितने मिले हैं? 10, 14, 12, 30 है, और 14 पीछे। तो 12 प्रकोष्ठ मिले हैं। किस हड़प्पाई स्थल से मानव हस्तपंजर के निकट एक बकरे का हस्तपंजर प्राप्त होता है? बताइए। लोथल, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो और राखीगढ़ी। हस्तपंजर का मतलब क्या होता है? मतलब कंकाल। काल मतलब जो ढांचा होता है, हड्डियां जो मिलती हैं, उसी को क्या कहते हैं? हस्तपंजर कहते हैं। तो मानव का तो मिला ही है, साथ में निकट में बकरे का भी हस्तपंजर मिला है। उनमें दोनों में मानव की हड्डियां, बकरी की हड्डियों में कुछ अंतर तो होता ही है। तो उसको पहचाना गया है कि साथ साथ उनको भी दफनाया गया है, और साथ साथ में बकरे को भी हस्तपंजर मिला हुआ है। तो प्रमुख है लोथल। बोधिसत्वों में इनका कार्य बुद्धि को प्रखर करना माना गया है। अवलोकतेश्वर को, मंजूश्री को, पद्ममाणि को, मैत्रेय को, इनको कहा गया कि ये बुद्धि को प्रदान करती है, बुद्धि को प्रखर करती है, बुद्धि को मजबूत करती है। वो कौन सी देवी हैं? अवलोकतेश्वर देवी है, मंजूश्री है, कि पद्मपाण है, कि मैत्रेय है? बताइए।
है? हाँ, वेरी गुड। मंजूश्री, मंजूश्री जो है ये बुद्धि प्रदान करती हैं। वेरी गुड। आर्य संस्कृत को विंध्य पर्वत से दक्षिण की ओर कौन ले गया? जैसे ये भारत है, ये नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, तो आर्य संस्कृत का प्रचार नहीं, सारी नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया। तो यहाँ पर आर्य संस्कृत थी, लेकिन यहाँ से लेकर यहाँ तक कौन लाया, पूरा फैलाया? उसमें कौन कौन है? ययाति हैं कि सुदास हैं कि अगस्त है, विश्वामित्र हैं? पीछे जिसे पूछे बताए। आए? अगस्त है कि और पीछे बताइए। आए? तो अगस्त ऋषि हैं जिसने विंध्य पर्वत से, ये विंध्य पर्वत है, यानी कि उत्तर भारत से दक्षिण भारत को कौन अलग करता है? विंध्याचल पर्वत। अलाउद्दीन खिलजी पहला मध्यकालीन मुस्लिम शासक था जो उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक जीत पाया था, यानी कि गुलाम वंश या और खिलजी वंश ये लोग विजित नहीं हो पाए थे। इसलिए तो उत्तर से लेकर दक्षिण भारत पर विजय करने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। और आर्यों को उत्तर से भारत ले जाने वाला कौन ऋषि थे? अगस्त ऋषि थे। स्रोत सूत्र के अंतर्गत आने वाले शूल सूत्र किससे संबंधित है? रेखा गणित से, रसायन शास्त्र से, चिकित्सा से कि खगोल विज्ञान से? और कोई बताए? स्रोत सूत्र के अंतर्गत आने वाले शूल सूत्र किससे संबंधित है? आए? हाँ, वेरी गुड, रेखा गणित से। ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? देवनागरी, ब्राह्मी, पाली, खरोष्टी? आप लोग ना बताएं, आप पीछे बताओ। लिपि जानते हो क्या है? आए? हिंदी लिपि कौन सी है? हिंदी लिपि जिसे लिखते हैं छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटाऊ, देवनागरी लिपि है। तो ऋग्वेद के मूल लिपि क्या थी? ऋग्वेद ब्राह्मी लिपि थी। अशोक के अभिलेख भी किससे मिले हैं? ब्राह्मी, खरोष्टी और ये सब मिले ना। चलो, अभी आप लोग पढ़े नहीं वहां तक। वैदिक काल में निम्नलिखित रत्निन के समूह में कितनी महिलाएं शामिल थी? रत्निन क्या होता था? उस समय उत्तर वैदिक काल में जो राजा होते थे उनके पदाधिकारियों को रत्निन कहा गया है। तो रत्नियों की संख्या उत्तर वैदिक काल में बढ़ गई थी, जबकि ऋग्वैदिक काल में 3 केवल पदाधिकारी थे। कौन कौन से थे? पुरोहित थे, सेनानी थे और ग्राम थे। लेकिन उत्तर वैदिक काल में पदाधिकारियों की संख्या बढ़ गई, क्योंकि उत्तर वैदिक काल में जो ऋग्वैदिक काल में केवल वर्ण 4 थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। बाकी उत्तर वैदिक काल में इनकी संख्या बढ़ती चली गई। जनसंख्या बढ़ी तो सबके काम बढ़ गए, तो उस प्रकार रत्नियों की संख्या भी बढ़ गई, तो उनमें महिलाएं भी भाग लेती थी। तो कितनी महिलाएं थी रत्नियों की संख्या में? तो इसमें सही आंसर होगा 3 महिलाएं जो थी वो भाग लेती थी। रत्नी समझ में आ गया? रत्नीन का मतलब है उत्तर वैदिक काल के राजा के पदाधिकारी होते थे रत्नीन। उनके अलग अलग विभाग था, एक हिसाब से मंत्रिमंडल कह सकते हैं। किस अनुच्छेद में मंत्रिमंडल के बारे में चर्चा की गई है? अनुच्छेद 352 में मंत्रिमंडल के बारे में चर्चा की गई है। फिर से एक बार दोहरा लीजिए, तब जाएं आप लोग। पूर्ण विकसित हड़प्पा सभ्यता लगभग कितनी शताब्दियों तक जीवित रही? 6 से 7 शताब्दियों तक जीवित रही। कच्ची ईंटों का बना राखीगढ़ किस हड़प्पाई नगर से मिलता है? राखीगढ़ी। और भारत का सबसे बड़ा स्थल भी राखीगढ़ी है। कांसे का कुत्ता किस हड़प्पाई नगर से प्राप्त होता है? मोहनजोदड़ो से। सिंधु नदी पर स्थित है, इसकी खोज राखलदास बनर्जी ने किया। किस विद्वान ने हड़प्पा सभ्यता में देवदासी प्रथा का प्रचलन संकेत दिए थे? वासुदेव शरण अग्रवाल। देवदासी प्रथा तो आप लोग जानते ही होंगे। नाव अंकित मोहर किस हड़प्पाई नगर से मिलता है? मोहनजोदड़ो से। लोथल से बंदरगाह मिला है, गुजरात में मिला है। काली बंगा का मतलब होता है काली चूड़ियाँ।
बहुत सी चीज़ें मिली, इसको डिटेल में बताएंगे। हड़प्पा से प्राप्त अन्नागार में 12 प्रकोष्ठ मिले हैं। किस हड़प्पाई स्थल से मानव हस्तपंजर के निकट एक बकरे का हस्तपंजर मिला है? लोथल से। मंजूश्री, ये बुद्धि को प्रखर करने वाली देवी थी, महत्वपूर्ण देवी थी वैदिक काल की। आर्य संस्कृत को विंध्य पर्वत से दक्षिण भारत को कौन ले गया? अगस्त ले गए थे। मध्यकाल में अलाउद्दीन खिलजी उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत की विजय करता है। स्रोत सूत्र के अंतर्गत आने वाले शूल सूत्र किससे संबंधित है? रेखागणित से संबंधित है। ऋग्वेद की मूल लिपि क्या है? ब्राह्मी है। और वैदिक काल से निम्नलिखित रत्निन के समूह में महिलाओं की संख्या 3 होती थी। इस प्रकार से बीए फर्स्ट सेमेस्टर के सभी छात्र छात्राएं, आज हमने वैदिक काल और हड़प्पा सभ्यता के महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया। हो सकता है आपके आगामी परीक्षा में इन्हीं से मिलता जुलता या ऐसा ही क्वेश्चन आपको मिल जाए, आप उससे लाभान्वित हों। इसी प्रकार से हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल टारगेट विद शैलेंद्र को सब्सक्राइब करें यूट्यूब पे, और जिससे कि जो भी मैं वीडियो बनाऊं वो तुरंत आपको मिल सके और आगामी जीवन में हमारा साथ जीवन भर का समझ में हो जाएगा। यूट्यूब से जब भी देखेंगे तो हम आपको पढ़ाते हुए मिलेंगे। आज से जब आप लोग बड़े हो जाएंगे, 10 साल, 15 साल, 20 साल, सब लोग कहीं ना कहीं लग जाओगे, सबकी कहीं ना कहीं व्यवस्थित हो जाए, तो कभी भी देखेंगे तो मालूम चलेगा कि हाँ सर हम पढ़ा रहे थे, और आपको जीवन ताज़ा भी हो जाएगा कि हमने इस कॉलेज से बीए किया है। तो इस प्रकार से जब भी आप देखेंगे तो आपको अपना पुराना समय याद भी आएगा। जब हम लोग पढ़ते थे तो हम लोग भी उस समय इतनी टेक्नोलॉजी महत्व नहीं था, लेकिन हम लोग अपने गुरुओं को याद करते हैं, अभी भी याद करते हैं कि उनकी मदद से हम लोग यहाँ तक पहुँचे। तो वैसा ही आप लोग भी कभी भी आज से 5 साल 6 साल बाद जब आप लोग कहीं ना कहीं कंपटीशन में आएंगे, इससे लाभान्वित होंगे, तो आपको लगेगा कि हाँ उस समय सर जो बता रहे थे सही गाइडेंस दे रहे थे और उससे हमको लाभ मिल रहा है। ठीक है, अंत में आज इतना ही, और फिर कल हम अन्य टॉपिक पर डिस्कस करेंगे या इसी से मिलते जुलते क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। आज इतना रहने देते हैं। ठीक है, धन्यवाद।